हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो देखिए, उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 1 to 3 है आज, और इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। देखिए दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत आपको उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर है, उत्तराखंड का स्टैटिक जीके है। तो सभी प्रश्नों को समायोजित करके इस वाली सीरीज में मैं लाता हूँ, और मेरी भी सबसे फेवरेट सीरीज है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो नए लोग जो हैं उनको बताना चाहता हूँ, देखिए इससे पूर्व 122 भाग इसके अपलोड हो चुके हैं। आज 123वां भाग है और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो अभी फॉर्म आया आपका 746 पोस्ट के लिए, जिसमें कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, टैक्स कलेक्टर की पोस्ट है, अमीन की पोस्ट है, बहुत सी वरीयस पोस्ट हैं 12th लेवल की। तो उस परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये जीके वन लाइनर है उत्तराखंड के। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने हाल के जो पेपर हुए हैं उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिससे कैंडिडेट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हुए हैं। कैंडिडेट्स ने देखा है कि कॉन्सेप्ट से हटकर बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल निराधार क्वेश्चनों को यूके ट्रिपल एससी पूछ लेता है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, आपको यहाँ पर हमेशा कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए की जाती है इस वाली सीरीज के लिए स्पेशली। तो गढ़वाली समाचार पत्र आपको पता है दोस्तों, इसका जो पहला अंक था मई 1905 में ये प्रारंभ हुआ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है गढ़वाली समाचार पत्र का, तो एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, गढ़वाल में जन जागरण, वहाँ पे आप देख सकते हैं पत्रकारिता का इतिहास में। ठीक है, तो गढ़वाली का पहला अंक है मई 1905 में, और जो इसका उसमें ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है, वो था A304। ठीक है, क्या था? A304 304, याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छे से ऐसे क्वेश्चन बनाता है यूके ट्रिपल एस, आप ध्यान दें दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मेरे को बताइए, जो गढ़वाली समाचार पत्र था, मैंने बार बार रिपीट किया इस क्वेश्चन को, इसके संपादक कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण का सबसे उचित माध्यम क्या है? तो आपको पता है दोस्तों, अगर मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करता हूँ, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में आपको पता है ढालदार ऐसी ज़मीन होती है, यहाँ पर जल संरक्षण करना बहुत मुश्किल एक काम है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? खाल, चाल खाल, आपने सुना होगा ना। तो चाल खालों का काम होता है दोस्तों जल को, वर्षा के जल को संरक्षित करना। तो जो पहाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, पहाड़ियों में क्या करा जाता है? ऐसे चौकोर नुमा क्या बना दिए जाते हैं? गड्ढे बना दिए जाते हैं। ठीक है, चौखट गड्ढे बना दिए जाते हैं और इसमें कोरी दीवार लगा दी जाती है। जैसे ही देखिए यहाँ पे अगर इस खाल को बना दिया जाए, अगर यहाँ वर्षा होती है, देखिए ये वर्षा हो रही है ऊपर, तो इन खालों में पानी जमा होगा, और पानी जमा होगा, धीरे धीरे पानी भूमिगत हो जाएगा, जिससे क्या रहेगा? वर्ष भर इस एरिया में नमी रहेगी, जल स्रोतों का पानी में वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर से कोई सी चीज़ का उद्गम होता है, कई ऐसी नदियाँ भी उत्तराखंड में जो वन आधारित नदियाँ हैं, तो इनके भी जल स्तर में वृद्धि होती है। तो इसलिए सबसे उचित माध्यम उत्तराखंड में चाल खाल। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, किस वर्ष घराट पंचक्की स्वामियों का एकाधिकार समाप्त हो गया था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो घराट क्या होती है, पंचक्की, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो भी दिया, आप सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने लाइव वीडियो दिया है, गाँव में मैं गया था घराट पे, तो वहाँ पे मैंने बनाया था। तो घराट होती है दोस्तों, ये प्राकृतिक एक चक्की होती है जिसमें अनाज को पीसा जाता था। बहुत ही प्राचीन समय से जो हमारे कुछ ऐसे भी लेख मिले हैं जहाँ पे उल्लेख है पंचक्की का। तो 1842 में जब ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में, मैंने आपको बताया था, बेकेट पहला व्यक्ति था, बेकेट, जिसने घराटों पर टैक्स लगाया था। ठीक है, बेकेट ने घराटों पर टैक्स लगाया था दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये 1842 की बात है। तो 1842 में उससे पहले जो पानी होता था नदियों का, उस पानी पर पूरा वहाँ पे घराट स्वामी का अधिकार था। लेकिन उसके बाद बेकेट ने ये बोला कि काफ़ी प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं, तो क्यों ना टैक्स का इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए एकाधिकार समाप्त हुआ 1842 में, और यहीं से टैक्स की शुरुआत भी हुई घराट पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, बाउल्कीगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए दोस्तों, बाउल्कीगढ़ जो किला है ये किस जनपद में है? ये पिथौरागढ़ जनपद में है। ओके, और वर्तमान समय की मैं बात करूँ, इसका बाद फिर इसका नाम लंदन फोर्ट रखा गया,
और वर्तमान समय में इसको नाम दिया गया है सौरगढ़, क्योंकि सौर घाटी कहा जाता है पिथौरागढ़ को, और इस किले को सौरगढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण गोरखाओं के द्वारा किया गया 1791 में। कब किया गया? 1791 गोरखाओं द्वारा। ओके, अगला देखिए करंट का क्वेश्चन है, हाल में ही राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। तो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, विधेयक पूरा पास हो गया है, गैरसैंण को राजधानी बनाया गया। हालांकि इसमें ये पुष्टि नहीं की गई कि स्थायी राजधानी राज्य की कहाँ पे होगी। गैरसैंण को केवल यहाँ पे नामित किया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गैरसैंण चमोली ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और दोस्तों ये किस डेट को हुआ था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से ही है, कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, ओपन चैनल है। अपने टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट आप सर्च करें चैनल का नाम और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स देता हूँ। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट में कब इसको घोषित किया गया। अगला देखिए, गौला नदी पर हार्डिंग पुल किस वर्ष तैयार हुआ था। ठीक है, तो हार्डिंग पुल, एक तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गए आपको। पहला क्या, हार्डिंग पुल कहाँ पे है? गौला नदी पर है। ठीक है, किस वर्ष तैयार हुआ था? 1913 में हुआ था। इसको हार्डिंग पुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पुल का उद्घाटन तत्कालीन भारत का जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, वो आया था यहाँ पे उद्घाटन करने, इसलिए इसको हार्डिंग पुल बोला जाता है। और किस नदी पर है? गौला पर है। अगला देखिए, हीना भैरव घाटी राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो हीना भैरव घाटी ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पटवारी की नियुक्ति कौन करता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्या था, जब देखिए दोस्तों ब्रिटिश काल से, जब ब्रिटिश काल में पहले गार्डनर आया यहाँ पे कमिश्नर बन के। ठीक है, तो गार्डनर के टाइम पे क्या होता था, जो पटवारी चुनने की व्यवस्था थी बिल्कुल पारंपरिक थी। जिसके खानदान का कोई व्यक्ति होता था उसी के बच्चे को ऐसे बना दिया जाता था। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया ब्रिटिशर्स ने। इसके लिए एक उन्होंने क्वालिफिकेशन भी रखी थी, उसमें वर्नाकुलर मिडिल क्लास जो पास होता था उसकी क्वालिफिकेशन थी। ठीक है, इसके साथ साथ वो फिजिकली फिट होना चाहिए, बहुत सी टर्म एंड कंडीशन इसमें रखी गई। और ये सभी जो पूरी प्रोसेस होती थी उसमें पटवारी भर्ती की इसको कंडक्ट करता था, या इसका सुपरविजन कौन करता था? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, जो भी डिप्टी कमिश्नर होता था संबंधित एरिया का, वो इसको देखता था, सुपरविजन करता था। अगला देखिए, दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्य में दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है हेमकुंड साहिब को। ठीक है, हेमकुंड साहिब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मोलाराम ने किस गोरखा को दानवीर कर्ण कहा था? तो मोलाराम आपको पता है दोस्तों गढ़वाल का महान चित्रकार के रूप में जाना जाता है मोलाराम को। और मोलाराम सुनार वंश से था, सुनार जाति से था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस टाइम पे। इसने रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण कहा था। ठीक है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा उल्लेख किया है, गोरखा युद्धों का उल्लेख किया है मोलाराम ने अपनी कृतियों में। गढ़वाल में जो भीषण अकाल पड़ा 1795 में, 51-52 उसका उल्लेख किया है। उसके साथ साथ 1800 जो हमारा 1803 का भयंकर भूकंप था उसका उल्लेख किया है मोलाराम ने। साथ ही उसके बाद जो 1804 का युद्ध हुआ था यहाँ पे तक पूरा उल्लेख किया गया है। अब मोलाराम ने इसको दानवीर कर्ण कहा है इसलिए क्योंकि जो रणजोर सिंह थापा था इसकी एक विशेष दृष्टि थी मोलाराम पे। ठीक है, मोलाराम ने कई बार अपने शासकों का, जिनके आश्रय में वो रह रहा था, उनका भी कहीं ना कहीं कभी क्या किया, बुराई भी किया बहुत जगह पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब डिस्कस किया हमने पंवार वंश के इतिहास में अनअकैडमी पर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के प्रसिद्ध वैद्य जिनका उपनाम कविराज था। तो कविराज उपनाम से फेमस कुमाऊं के वैद्य थे रामदत्त पंत। ठीक है, कौन थे? रामदत्त पंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहान अल्मोड़ा में स्थापित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना किसके प्रयासों से संभव हुई? तो आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार पूछा गया है कि लोकेशन पूछ ली जाती है इसके। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। तो ये मोहान में स्थित है, अल्मोड़ा में एक प्लेस है। और इसके लिए बहुत प्रयास किया था उसमें प्रजापति जोशी ने, जो कि फाइनली इसके पहले डायरेक्टर भी बने उसके बाद। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संगौली संधि के 200 वर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है दोस्तों संगौली संधि जो हुई थी ये ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच में हुई थी। ठीक है, 1815 में ये संधि हुई थी और 16 में कम्प्लीटली इसकी पुष्टि हुई थी। ठीक है, और इसी पर एक पुस्तक है संगौली संधि के 200 वर्ष, और इसको लिखा है अनुरंजन झा ने। ठीक है, किसने लिखा है? अनुरंजन झा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देहरादून में सर्वप्रथम तार सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो तार सेवा क्या होता है समझ रहे हैं ना आप? तार सेवा टेलीग्राम, जो कि अब बंद हो चुका है लगभग, ठीक है, टेलीग्राम बंद हो गया है, ठीक है, भारत सरकार ने भी बंद कर दिया था। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कुछ साल पहले, तो टेलीग्राम को बंद कर दिया गया। और तार सेवा की मैं बात करूँ देहरादून की, तो वहाँ पे 1865 में शुरू हुई थी, 1865 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में स्वैप कार्यक्रम का संबंध किससे है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्वैप कार्यक्रम, ठीक है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों स्वैप कार्यक्रम का, ये ग्रामीण पेयजल से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए स्वैप, ठीक है, तो स्वैप का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है सेक्शन वाइड अप्रोच, ठीक है, सेक्शन वाइड अप्रोच इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों। और स्वजल और जो हमारा जल संस्थान है वो मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं इसको। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी पेयजल की उचित व्यवस्थाएं और जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनके लिए कार्यरत है योजना स्वैप। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है देखिए, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत ये बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है जिन्होंने। अगला देखिए, कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को, आपको पता है। अगला देखिए, किस वर्ष टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त हुआ था 1937 में, ठीक है, टिहरी रियासत। हालांकि बाद में फिर अलग हो गया इससे, और बाद में आपको पता है टिहरी रियासत का विलय हो जाता है भारतीय संघ में और टिहरी एक पृथक जिला बन जाता है, ठीक है। और लास्ट जो शासक थे वो कौन थे? मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहा जाता है, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। चेरापूंजी आपको पता है दोस्तों, चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ऐसे ही उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर है, ठीक है, इसलिए उसको उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला देखिए, ताल बुग्याल और देवभूमि बुग्याल, महत्वपूर्ण है। ताल बुग्याल और देवभूमि बुग्याल, इनकी लोकेशन है उत्तरकाशी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख किस लेख में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है दोस्तों मांडलिक राजा क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। मांडलिक राजा उस समय ऐसे राजा होते थे पूर्व समय में जो किसी न किसी राजा के अधीन होते थे, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं थे, वो टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो ऐसे 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है क्राचल देव का जो बागेश्वर लेक है वहाँ पे, ठीक है, क्राचल देव का बागेश्वर लेक। अगला देखिए, चंद्र कुमार बरतवाल शोधपीठ राज्य में कहाँ स्थित है? तो चंद्र कुमार बरतवाल का नाम आप सभी को पता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने काव्य संकलन किए, काव्य रचनाएँ की हैं, प्रकृति के बहुत ही समीप रचनाएँ हैं। और चंद्र कुमार बरतवाल जी की बहुत बार तुलना की जाती है, निराला जी के समकक्ष इनको रखा जाता है। और इनका जन्म हुआ था मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग में, और बहुत ही कम उम्र में गुजर गए। और इनके नाम पर जो शोधपीठ है मसूरी में स्थित है। अगला देखिए, क्वीन ऑफ गढ़वाल किस पर्वत को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वीन ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल की रानी, ये नीलकंठ पर्वत को कहा जाता है दोस्तों। अब बताइए नीलकंठ पर्वत जो है कहाँ पे लोकेटेड है? नेक्स्ट देखिए, गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कमिश्नर कौन था? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल कोर्स मैंने जो आपको यूट्यूब पर दिया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस कोर्स का रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी उससे देखने को मिले थे। लास्ट जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, तो एक बार जो नए लोग हैं उस कोर्स को ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने शायद डिस्कस किया है ये क्वेश्चन भी। गौहत्या पे जो प्रतिबंध लगाया था, बैन किया था पहली बार, ये विलियम ट्रेल ने किया था इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल भी कहा जाता है? ठीक है, तो दूधा फूल नाम से स्थानीय भाषा में प्रचलित है ब्रह्म कमल, हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय लोकगीत प्रकाश किसकी रचना है? तो पर्वतीय लोकगीत प्रकाश ये केशव दत्त पांडे जी की रचना है, ठीक है, किसकी? केशव दत्त पांडे जी की। अगला देखिए, छकाता महल का निर्माण करवाने वाला चंद शासक कौन था? तो छकाता महल, ठीक है, छकाता परगना भी कई बार पूछा जाता है। छकाता परगना जो वर्तमान नैनीताल इसके आसपास के एरिया को कहा जाता था। छकाता का मतलब होता है षष्ठी खात, षष्ठी खात का मतलब होता है 60 तालाबें। एक समय पे नैनीताल क्षेत्र में 60 तालाबें थी, ठीक है, कालांतर में कम हो गई वो, तो इसी वजह से इसको छकाता परगना कहा जाता था। तो छकाता महल बनाने वाला शासक था त्रिलोक चंद,
ठीक है। चंद वंश का एक कुशल शासक था त्रिलोक चंद, इसी ने बनाया था छखाता महल। अगला देखिए, पृथक बागेश्वर जनपद आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी ही उत्तराखंड की महान विभूतियों में मैं इनका टॉपिक दूंगा। गुसाई सिंह दपोटी, कैसे इन्होंने अपने प्रयासों से बागेश्वर को पृथक जनपद बनाने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया था और फाइनली 1997 में बागेश्वर एक पृथक जनपद बना। गुसाई सिंह दपोटी की मैं बात करूं, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1954 को दफौट ग्राम में, ठीक है, जो कि बागेश्वर में ही है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और फाइनली मायावती ने ये ऑर्डर इश्यू किया था 97 में, अलग डिस्ट्रिक्ट बना बागेश्वर। गांधी जी ने यंग इंडिया में किसे ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प कहा था? अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो देखिए, यंग इंडिया गांधी जी की पुस्तक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, गांधी जी कौसानी भी आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ अपने पृष्ठ लिखे थे पुस्तक के, ठीक है। तो गांधी जी की यंग इंडिया में ईसाई समुदाय या ईसाई समाज की मैं बात करूं, इसका उत्कृष्ट पुष्प बोला गया है विक्टर मोहन जोशी को, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1896 को अल्मोड़ा में। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि इनका नाम विक्टर क्यों था। तो देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम था जयदत्त जोशी, ठीक है। तो इनके पिता ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, जबकि इनकी माँ हिंदू थी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाए रखने के लिए पिता की तरफ से विक्टर नाम मिला, माँ ने मोहन रखा, तो विक्टर मोहन जोशी इनको बोला जाने लगा। इनके बारे में पूरा वीडियो मैंने दिया है उत्तराखंड की महान विभूतियाँ वाली सीरीज़ में, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज उत्तराखंड जी के वन लाइनर पार्ट 123। कभी कभी मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, या बोल सकते हैं एक अलग ही अनुभव होता है कि मैंने पहले भाग से ये सीरीज़ शुरू की थी और देखते ही देखते आज हम 123 पार्ट कर चुके हैं। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की सफलता के लिए जो अंदर से ललक आती है, मेहनत करने की इच्छा जगती है, उसी की बदौलत ये संभव हुआ है दोस्तों। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और यकीन कीजिए, जितना भी एफर्ट मैं आपके लिए कर पाऊँ, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। देवभूमि करियर पॉइंट चैनल को इसीलिए शुरू किया गया है ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कोचिंग से वंचित रह जाते हैं, अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता जिनको, उन लोगों की हम निःशुल्क सेवा कर सकें, इसी ध्येय के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया था। तो बने रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय देवभूमि।